नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में मंजू नाम की एक बहुत ही गरीब औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। मंजू का रंग सांवला था और उसकी दोनों बेटियों का रंग बहुत ही काला था। मंजू की एक बेटी का नाम राधिका और दूसरी का नाम काजल था। मंजू लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। एक दिन की बात है, मंजू अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहती है, राधिका बेटी, काजल बेटी, पता है आज मेरी मालकिन ने मेरे काम से खुश होकर मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और वो ये कि उन्होंने तुम दोनों का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तुम दोनों के स्कूल की फीस भी माफ करा दी है। माँ, हम तो पहले ही अपने स्कूल से दुखी थे, अब आपने हम दोनों का दाखिला एक बड़े स्कूल में ही करा दिया है। आप जानती भी हो कि हमें स्कूल में अपने काले रंग की वजह से कितना कुछ सहना पड़ता है। हाँ माँ, हमें किसी बड़े स्कूल नहीं जाना। स्कूल के बच्चे तो बच्चे, मैम तक हमारी शक्ल से नफरत करती हैं। कितनी मुश्किल से तुम दोनों का दाखिला एक बड़े स्कूल में हुआ है और तुम हो कि स्कूल जाने से मना कर रही हो। और मेरी बच्चियों, तुम्हारा रंग काला है तो क्या हुआ, पर तुम्हारा दिल तो काला नहीं है ना। और मैं जानती हूँ कि जब हम सबके साथ अच्छे से पेश आएंगे तो सभी हमारे साथ भी उतने ही अच्छे से पेश आएंगे। तुम दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो। अपने काले रंग की वजह से तुम अपनी पढ़ाई लिखाई खराब कर देना चाहती हो। नहीं माँ, मुझे अपनी पढ़ाई खराब नहीं करनी। मुझे तो पढ़ लिख कर बड़े होकर डॉक्टर बनना है। फिर क्या था, अगले ही दिन राधिका और काजल स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और खुशी खुशी स्कूल चली जाती हैं। वो जैसे ही अपनी क्लास में जाकर बैठती हैं, क्लास के सभी बच्चे उन दोनों के काले रंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे जरा देखो तो इन दोनों लड़कियों को, ये कितनी काली है। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ना जाने कितने महीनों से नहाई ही नहीं है। क्लास में पढ़ने वाला विनय हंसते हुए बोलता है, मुझे तो लगता है कि स्कूल आते समय ये दोनों लड़कियां गटर में गिर गई होंगी। अब ये झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे भी हम जैसे स्टैंडर्ड बच्चों के साथ पढ़ाई करेंगे। इनका तो रंग भी काला है और शक्ल भी कितनी डरावनी है। बिल्कुल काली चुड़ैल लग रही है ये दोनों। बच्चों की बात सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे हमारा तो बस रंग काला है, पर तुम सब बच्चों का तो दिल ही काला है जो सब ऐसी बातें बोल रहे हो। और अब अगर किसी ने भी हम बहनों का मजाक उड़ाया तो देखना मैं क्या करती हूँ। एक तो हम जैसे सुंदर और गोरे बच्चों के बीच आकर बैठ गई हो, ऊपर से हमें धमकी देती हो। दोनों की दोनों बहनें काली चुड़ैल है, काली चुड़ैल। तान्या की बात सुनकर राधिका रोने लगती है। राधिका को रोता देख काजल को तान्या पर बहुत गुस्सा आता है और वो तान्या के बाल पकड़कर खींचने लगती है। ए काली लड़की, छोड़ मेरे बाल। अरे छोड़, नहीं तो मैं मैम से तेरी खूब पिटाई लगवाऊंगी। शोर सुनते ही कुसुम मैम क्लास में आती हैं और बोलती हैं, मेरी क्लास में इतना शोर? देखो मैम, इस काली लड़की ने मेरे सुंदर बालों का क्या हाल बना दिया है। तुम दोनों तो न्यू स्टूडेंट हो और क्लास में आती तुम्हारी शैतानियां शुरू हो गई। मगर मैम, ये सभी बच्चे हमें काली चुड़ैल बोलकर चिढ़ा रहे थे। ये तो बहुत ही गलत बात है। बच्चों, ऐसे किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाते। और तान्या, इनका नाम काली लड़की नहीं है, ये काजल और राधिका है। ओके, अब से कोई इन्हें काली बोलकर नहीं चिढ़ाएगा, सब इन्हें इनके नाम से बुलाएंगे। ओके तान्या? कुछ ही देर में लंच ब्रेक हो जाता है। तान्या अपने दोस्तों को अपने पास बुलाती है और बोलती है, इन दोनों बहनों की वजह से आज मैम ने मुझे कितना सुनाया। और तो और इस काली लड़की काजल ने मेरे सुंदर बाल भी खराब कर दिए। इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। क्यों ना इन दोनों को साइंस लैब में बंद कर दे। लेकिन मैम ने तो सभी बच्चों को उस लैब में जाने से मना किया हुआ है। तुम्हें पता नहीं है क्या, उस लैब में कुछ दिनों पहले एक केमिकल विस्फोट हो गया था। हाँ। अरे तो अच्छा ही है ना, वो दोनों भी थोड़ी केमिकल की खुशबू ले लेंगी। तान्या की बात से सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर तान्या और उसके फ्रेंड काजल और राधिका के पास जाते हैं और उन दोनों को साइंस लैब दिखाने के बहाने उस लैब में बंद कर देते हैं। अरे तुम सबने हमें इस लैब में क्यों बंद कर दिया? हमें यहाँ से बाहर निकालो। इस लैब से तो बहुत गंदी केमिकल की स्मेल आ रही है। प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। तान्या और उसके फ्रेंड पर राधिका और काजल की किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब तान्या और उसके फ्रेंड्स लैब का गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि काजल और राधिका फर्श पर बेहोश पड़े हैं। ये दोनों काली बहनों को क्या हो गया?
कहीं ये दोनों मर तो नहीं गई? तान्या, अगर कुसुम मैम को पता चला कि इन दोनों बहनों को लैब में बंद करने के पीछे हमारा हाथ है तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। मैम के डर की वजह से तान्या लैब का गेट फिर से बंद कर देती है और सभी वहां से भाग जाते हैं। लैब में केमिकल की स्मेल की वजह से राधिका और काजल की मौत हो जाती है और वो एक डरावनी काली चुड़ैल बन जाती है। इन बच्चों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इनकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई। काली चुड़ैल बोलकर बहुत चिढ़ाया है ना इन बच्चों ने हमें। अब देखना हम कैसे इन सभी को सताती हैं। इस तान्या की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो दोनों बहनें चुड़ैल के रूप में क्लास के बाहर खड़े होकर खिड़की से तान्या को आवाज लगाती हैं। जैसे ही तान्या की नजर काली चुड़ैल पर पड़ती है वो जोर से चिल्लाने लगती है, मैम चुड़ैल, मैम चुड़ैल। ये क्या बकवास है तान्या, मैं तुम्हें चुड़ैल दिखाई देती हूँ? मैम मैंने अभी खिड़की के बाहर तो काली डरावनी चुड़ैल को देखा। एक तो काजल और राधिका का कुछ पता नहीं चल रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे कोई नहीं है बाहर। मैम सच में मैंने अभी दो काली चुड़ैल को देखा था। विनय पानी पीने के लिए जाता है तो वाटर कूलर के पास उसे दो काली चुड़ैल दिखाई देती है। हे भगवान, काली चुड़ैल! इसका मतलब तानिया ने सच में दो काली चुड़ैलों को देखा था। क्या हुआ विनय? कुछ देर पहले तक तो क्लास में हम दोनों बहनों का खूब मजाक उड़ा रहे थे। अब हमें देखते ही चुट्टी पिट्टी गुल हो गई। काजल और राधिका, तुम और काली चुड़ैल? हाँ, हम दोनों काजल और राधिका हैं, जो तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स की वजह से चुड़ैल बन गई हैं। और अब हम दोनों किसी को नहीं छोड़ेंगी। विनय भागता हुआ अपनी क्लास में जाता है और मैम से कहता है, मैम, कुसुम मैम, मुझे बचा लो, उन दोनों काली चुड़ैल से मुझे बचा लो। अब तुम्हें क्या हुआ विनय? तान्या की तरह तुम्हें भी काली चुड़ैल दिखने लगी है? तभी क्लास में दोनों काली चुड़ैल आ जाती हैं और राधिका चुड़ैल विनय का गला पकड़ लेती है। दो काली चुड़ैल को देखकर क्लास के सभी बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अगर किसी ने भी चिल्लाने या शोर मचाने की कोशिश की तो हम दोनों उसे कच्चा चबा डालेंगे। हे भगवान, ये तो सच में बहुत ही डरावनी काली चुड़ैल है। मैम डरते हुए चुड़ैलों से बोलती हैं, प्लीज इस बच्चे का गला छोड़ दो। अरे इस मासूम से बच्चे ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसका गला पकड़े खड़ी हो? सिर्फ इसने नहीं बल्कि इस क्लास के सभी बच्चों ने हमारे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया है। आपकी क्लास की तान्या, कशिश और इस विनय ने तो हद ही कर दी। इनकी वजह से हम दोनों बहनें एक डरावनी चुड़ैल बन गई है। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर इन तीनों ने ऐसा क्या किया जो तुम इनके पीछे पड़ी हो? काजल चुड़ैल तान्या का गला पकड़कर हवा में लटका देती है। तान्या, तुम मैम को सब बताती हो या मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूं? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं तुम काली चुड़ैलों को पहचान गई हो। तुम दोनों चुड़ैल काजल और राधिका हो ना? मगर सच में हमें ये नहीं पता था कि लैब में बंद करने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। सच में मेरा यकीन करो। तान्या, तुमने काजल और राधिका को साइंस लैब में बंद कर दिया। तुम्हें पता था ना कि उस लैब में केमिकल फैलने की वजह से उसे कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है और वहाँ बच्चों को जाने के लिए सख्त मना किया गया है। तभी राधिका और काजल की माँ स्कूल आती है और क्लास के बाहर खड़े होकर कुसुम मैम की सारी बात सुन लेती है। मंजू रोते हुए क्लास के अंदर आती है और कुसुम मैम से कहती है, मैम मुझे तो स्कूल से फोन आया था कि सुबह से मेरी बच्चियों का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो आखिर अपनी क्लास से कहाँ गायब हो गई। और अब समझ आया कि वो कहाँ गायब हो गई। अरे आप सबने तो मेरी बच्चियों को मार डाला। माँ आप रो मत, हम दोनों अपनी मौत का बदला लेकर रहेंगी, तभी हमें शांति मिलेगी। ऐसा बोलकर काजल चुड़ैल तान्या को हवा में उड़ाते हुए जोर से फर्श पर पटक देती है। अरे मेरी कमर, अरे मुझे माफ कर दो काजल, प्लीज मुझे मत मारो। कुसुम मैम मंजू से बोलती हैं, मंजू जी मैं मानती हूँ कि बच्चों से और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, ये सब रोक लीजिए, क्योंकि आप ही हो जो इन दोनों बहनों के गुस्से पर काबू पा सकती हो। मैम की बात से मंजू का दिल पसीज जाता है और वो अपनी दोनों बेटियों को क्लास के बच्चों को नुकसान पहुंचाने से रोक लेते हैं। फिर मंजू और सभी टीचर्स मिलकर दोनों बहनों का पूरे विधि विधान के साथ क्रियाकर्म करते हैं।
रामपुर गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। वो और उसके माँ बाप एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। कुछ समय पहले ही उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बिरजू अब अनाथ हो गया था। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। बेचारा रोड पर सोता और कूड़े में से खाना निकाल कर खाया करता। एक दिन उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला और ये देखकर बिरजू खुद से बोलता है, अरे आज तो इस कूड़े के डिब्बे में कुछ भी खाने को नहीं है। आज तो अपना पेट कैसे भरेगा। मुझे लगता है कि मुझे कूड़े में से खाना निकाल कर नहीं खाना चाहिए। मुझे कुछ काम ढूंढना चाहिए जिससे मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। उसके बाद बिरजू काम की तलाश में निकल पड़ता है और इधर उधर भटकता है, पर उसकी हालत देखकर कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। एक दिन वो एक नाई की दुकान पर काम मांगने जाता है। बिरजू की हालत देखकर नाई उससे पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करते हो? मेरा नाम बिरजू है। मैं रामपुर गांव से हूँ। कुछ समय पहले ही मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए और मैं अनाथ हो गया। मेरे पास न रहने के लिए घर है, न ही खाने के लिए खाना। मैं रोड पर सोता हूँ और लोगों का बचा कुचा खाना खाकर अपना पेट भरता हूँ। मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम दोगे? मैं मन लगाकर काम करूंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बिरजू की दुख भरी कहानी सुनकर नाई को उस पर दया आ जाती है और वो उसे काम पर रख लेता है और बिरजू से कहता है, ठीक है, तुम कल से ही काम पर आ जाओ, पर समय पर आना और ठीक से काम करना। तुम्हारे खाने और रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। अब से तुम इसी दुकान में सो जाया करो और दुकान खोलने के समय पर दुकान खोल दिया करो। बिरजू मन लगाकर काम करता है और सारा काम सीख लेता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बिरजू अब बड़ा हो जाता है। बड़े होकर बिरजू अपना खुद का एक सैलून खोलता है और तरक्की करने लगता है। दुकान में अब उसे किसी और के साथ की भी जरूरत पड़ने लगी थी। एक दिन मोहिनी नाम की लड़की उसके सैलून में आती है और कहती है, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मेरे लिए इस सैलून में कोई काम है क्या? बिरजू को किसी को नौकरी पर रखने की तलाश होती है और ये सुनकर बिरजू मोहिनी से कहता है, हाँ हाँ जरूर, आप कल से ही काम पर आ जाओ। अगले दिन से ही मोहिनी सैलून में आकर काम करने लगी और बिरजू का सैलून और ज्यादा चलने लगा। समय बीतता गया। बिरजू और मोहिनी की दोस्ती बढ़ने लगी। एक दिन बिरजू को एहसास होता है कि उसे मोहिनी से प्यार हो गया है। अगले दिन वो सैलून जाता है और मोहिनी से कहता है, मोहिनी, मैं पिछले कुछ दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बिरजू, बोलो, क्या बात करनी है? मोहिनी, जिस तरह तुमने सैलून में आकर यहाँ मेरा साथ दिया है, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह तुम मेरा साथ जिंदगी भर दो। बिरजू, मैं बता नहीं सकती ये सुनकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। ये सुनकर मोहिनी शर्मा जाती है और खुशी खुशी हाँ कर देती है। कुछ महीनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद बिरजू मोहिनी का बहुत ख्याल रखता था और उसे खुश रखता था। एक दिन मोहिनी बिरजू से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है बिरजू। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। मुझे लगता है अभी हमें अपने सैलून पर ध्यान देना चाहिए, उसे और बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली जिंदगी और बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। बिरजू उसकी बात से सहमत होता है और कहता है, हाँ हाँ मोहिनी, हम ऐसा ही करेंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। दोनों मिलकर सैलून चलाने लगते हैं। समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद मोहिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो एक बेटी को जन्म देती है। बिरजू अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ जीवन बिताने लगते हैं। पर उनकी ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती। एक दिन बिरजू अपनी बेटी के लिए खिलौने लेने बाजार जाता है और तभी रास्ते में एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। बिरजू की मौत की खबर सुनकर मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? मैं और मेरी बेटी कैसे जिएंगे? बिरजू की मौत के बाद आसपास के लोग मोहिनी को तरह तरह की बातें बोलते हैं। ये सब सुनकर मोहिनी परेशान हो जाती है। एक दिन रात को बिरजू उसके सपने में आता है और कहता है, मोहिनी, तुम परेशान मत हो, हिम्मत रखो। अब तुम्हें खुद का और हमारी बेटी का ख्याल रखना है।
हम दोनों ने मिलकर जो सपने देखे थे, अब उन्हें तुम्हें ही पूरा करना है। सपने में कई बिरजू की बातें सुनकर मोहिनी को हिम्मत मिलती है। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलती है, अब से मैं अकेले ही तुम्हारे पापा का सैलून संभाल लूंगी और तुम्हारी परवरिश भी अच्छी तरह करूंगी। अगले दिन वो अपने पति का सैलून ओपन करती है और उसे चलाती है, और कुछ टाइम बाद वो कुछ विमेन सैलून भी ओपन कर लेती है। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगता है और वो अमीर हो जाती है। अब वो दूसरे गरीब अनाथ बच्चों की भी मदद करती है। मोहिनी की बेटी भी बड़ी हो जाती है। वो अपनी बेटी की परवरिश भी अच्छे से करती है और दोनों माँ बेटी सुखी जीवन जीने लगती है। ममता अपने 10 साल के बेटे राजू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। ममता बहुत ही गरीब थी और वो लोगों के घर घर जाकर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। इसी से उसका घर का खर्च चलता था। एक दिन राजू अपनी माँ ममता से बोलता है, माँ, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भी उनके साथ स्कूल जाना है। माँ, मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दो ना। हाँ बेटा, इस बार जो काम के पैसे मिलेंगे उनसे मैं तेरा स्कूल में दाखिला करा दूंगी। राजू, तुम घर का ध्यान रखना। मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। चूल्हे में आग जलाने के लिए जरा भी लकड़ियाँ नहीं बची हैं। ऐसा बोलकर ममता जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। उसी जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के पास अपनी 3 सोने की गाय थी। वो चुड़ैल अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए नदी के पास लाती है और बोलती है, दिन के समय कोई भी इस नदी के पास नहीं आता है, इसलिए मेरी प्यारी प्यारी गायों, तुम तीनों आराम से पानी पी लो। तब तक मैं भी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पेड़ के नीचे आराम करते हुए चुड़ैल की आंख लग जाती है। तभी ममता राजू के स्कूल में दाखिले की बात सोचते हुए जंगल में काफी अंदर तक आ जाती है। हे भगवान, मैं तो जंगल में काफी दूर आ गई हूँ। अब तो मुझे बहुत प्यास भी लगने लगी है। ममता पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है कि तभी उसकी नजर सोने की गाय पर पड़ती है। ममता आंखें मीचते हुए गाय को देखती है। अरे दैया, ये क्या? ये गाय इतनी कैसे चमचमा रही है? कहीं ये गाय सोने की तो नहीं? फिर ममता गायों के पास जाती है और उसे छू कर देखती है। अरे दैया, ये तो सचमुच में सोने की गाय है। पर ये गाय इस घने जंगल में कहाँ से आ गई? और तो और यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। फिर ममता मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस गाय को अपने साथ ले जाऊं तो मेरी तो बल्ले ही बल्ले। इस सोने की गाय से तो मेरी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर तो मैं अपने राजू का स्कूल में दाखिला भी करा पाऊंगी। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, मैं इस सोने की गाय को अपने साथ ले जाती हूँ। ममता गाय को अपने साथ ले जाती है। तभी गाय को देखकर राजू अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, ये इतनी सुंदर गैया कहाँ से ले आई हो? राजू गाय पर हाथ फेरता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए चारा लेकर आता है और अपने हाथों से उसे चारा खिलाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब तो ये सुनहरी हमारे साथ ही रहेगी ना? सुनहरी? अरे कौन सुनहरी? राजू हंसते हुए अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, मैंने अपनी इस गाय का नाम सुनहरी रखा है और अब से आप भी इसे सुनहरी ही बुलाना। अरे बेटा, ये गाय सोने की है, सोने की, और इसे मैं जंगल से पालने के लिए थोड़ी ना लाई हूँ। इसे तो मैं सेठ के पास जाकर बेच दूंगी और फिर हमें इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर मैं तेरा अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दूंगी। ऐसा बोलकर ममता सोने की गाय को सेठ के घर बेचने के लिए ले जाती है और सेठ से बोलती है, सेठ, मुझे अपनी सोने की गाय बेचनी है। अरे बड़ी ममता बहन, तुम्हारे पास ये सोने की गाय आखिर आई कहाँ से टोपी घुमा के? अरे सेठ, तुमको आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से? बड़ी ममता बहन, बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है, टोपी घुमा के। फिर सेठ गाय को चारों ओर से देखने लगता है। बड़ी ममता बहन, ये तो बिल्कुल खरा सोना है, टोपी घुमा के। इसके तो मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। है? क्या बात करते हो सेठ? लाखों की गाय के बस 20,000? अरे बड़ी, एक तो ना जाने किसकी सोने की गाय चुरा लाई हो। अरे ममता बहन, अगर मैंने दरोगा जी को बता दिया तो वो तुम्हें चोरी करने के जुल्म में जेल में बंद कर देंगे। इसलिए बड़ी, ये 20,000 रुपया रखो। कहीं ऐसा ना हो कि गाय के साथ साथ तुम्हें इन पैसों से भी
हाथ धोना पड़े टोपी घुमा के। ममता गुस्से में 20,000 रुपए लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो। उस लालची सेठ ने सोने की गाय के बस 20,000 रुपए ही दिए हैं। भला इतने पैसों से क्या होगा। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। फिर ममता खाना बनाने अंदर चली जाती है। शाम हो जाती है और चुड़ैल नींद से जाग उठती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मजे की नींद आ गई। कब दिन से शाम हो गई पता ही नहीं चला। अरे मेरी प्यारी गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ ही दूरी पर चुड़ैल को अपनी 2 गाय दिखाई देती है। अरे यहाँ तो बस 2 ही गाय है, मेरी तीसरी गाय कहाँ गई। फिर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपनी सोने की गाय को ढूंढने लगती है। पूरा जंगल घूम लिया पर मेरी गाय कहीं नहीं दिखी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान आकर मेरी सोने की गाय चुरा ले गया हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। फिर चुड़ैल गुस्से से गांव की ओर जाती है और गांव जाकर एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है कि तभी उसे एक आदमी आता दिखाई देता है। अरे भैया, क्या आपने यहाँ कहीं सोने की गाय देखी है क्या? अरे बहन क्या बात करती हो, भला सोने की भी कोई गाय होती है क्या? फिर चुड़ैल कुछ आगे जाती है, वहाँ उसे राजू दिखाई देता है। अरे बेटा, तुमने यहाँ आसपास कोई सोने की गाय देखी है? राजू बहुत ही उदास होकर बोलता है। उसे तो मेरी माँ सेठ को बेच आई। राजू की बात सुनकर ममता वहाँ जाती है। अरे तो तू है जिसने मेरी सोने की गाय चुराई है। फिर वो लड़की अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और गुस्से से बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाय चुराए, देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। हे भगवान, ये लड़की तो चुड़ैल निकली, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। ममता डरते हुए चुड़ैल से बोलती है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोने की गाय देखकर मुझे लालच आ गया था। मेरे बेटे ने तो मुझे बहुत कहा था कि इस गाय को हम अपने पास ही रखते हैं, पर मैं ही जाकर उस कमीने सेठ को वो गाय बेच आई और उस सेठ ने भी मेरे साथ धोखा किया। फिर ममता चुड़ैल को 20,000 रुपए दिखाते हुए उसे सारी बात बताती है। चुड़ैल फिर से लड़की का रूप ले लेती है और फिर ममता और राजू के साथ सेठ के घर जाती है। सेठ, ये लो अपने 20,000 रुपए और मुझे मेरी गाय वापस करो। सेठ हंसते हुए बोलता है, बड़ी गाय तो वापस नहीं मिलेगी, टोपी घुमा के। ओए सेठ, वो गाय मेरी है, इसलिए चुपचाप मेरी गाय मुझे वापस कर दे, नहीं तो क्या कर लोगी हैं? टोपी घुमा के। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो लड़की अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? टोपी घुमा के। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ? क्यों सेठ, क्या हुआ? मुझे देखते ही हो गई ना हवा खराब, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी गाय रख ली और इन बेचारी गरीब का फायदा उठाया और इन्हें 20,000 रुपए पकड़ाकर यहाँ से भगा दिया। अरे चुड़ैल बहन, मुझे जाने दो, बड़ी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, पर मुझे जाने दो चुड़ैल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ये लो अपनी सोने की गाय, टोपी घुमा के। अरे अरे ममता बहन, चुड़ैल जी, ये गाय भी ले जाओ और ये 20,000 रुपए भी आप ही रख लो, पर मुझे जाने दो, है? जाने दो मुझे। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे छोड़ देती हूँ, पर फिर कभी किसी के साथ धोखा किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो क्या कहते हो तुम? हाँ, टोपी घुमाकर। गाय को देखते ही राजू बहुत खुश हो जाता है और गाय के पास जाकर उसे प्यार करने लगता है। अरे वाह, लगता है मेरी गाय राजू को बहुत पसंद करने लगी है। चुड़ैल जी, मुझे भी माफ करना, मैंने आपकी गाय चुराई। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। माँ, क्या ये चुड़ैल मेरी सुनहरी को अपने साथ ले जाएगी? हाँ बेटा, ये गाय इन्हीं की है और अब ये इसे अपने साथ ले जाएंगी। चुड़ैल को राजू के ऊपर बहुत तरस आता है और वो राजू से बोलती है, तुम मेरी गाय से बहुत प्यार करते हो, पर मैं तुम्हें अपनी ये सोने की गाय नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे तुम्हारी माँ ने मेरी सोने की गाय चुराई थी, वैसे ही कोई तुमसे भी तुम्हारी सोने की गाय चुरा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सुनहरी नहीं दे सकती, पर तुम उदास मत हो राजू। ऐसा बोलते ही चुड़ैल अपनी शक्ति से एक आम गाय वहाँ खड़ी कर देती है। राजू, सुनहरी ना सही, पर ये गाय मैं तुम्हें दे सकती हूँ।
पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि सुनहरी की तरह ही तुम इस गाय का भी ध्यान रखोगे। राजू गाय को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर चुड़ैल अपनी सोने की गाय को लेकर जंगल में वापस चली जाती है। राजू और ममता गाय को बहुत प्यार से रखते हैं। तीनों ही साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। लिली एक बहुत ही अच्छी नर्स है जो अपने पेशेंट का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। हॉस्पिटल में लिली के पास 3 पेशेंट हैं जिनका नाम फरहान, फैजान और कामरान है। लिली तीनों पेशेंट को ड्रिप लगाती है और किसी भी किस्म के एक्टिविटी से मना करती है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद लिली रूम से निकल के रिसेप्शन एरिया जाती है। थोड़ी देर के बाद लिली जब रूम में आती है तो देखती है तीनों में से किसी एक ने एक्टिविटी करी है। दोस्तों, क्या आप अपने जीनियस आंखों का इस्तेमाल करके बता सकते हो तीनों पेशेंट में से किस पेशेंट ने एक्टिविटी करी है यानी पोजीशन चेंज किया है? इन तीनों में से कामरान ने पोजीशन चेंज किया है। कामरान पहले मोबाइल देख रहा था और बाद में उसने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया।